हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब क्या कर रही थी, प्लान कर रही थी इंडिया के लिए। तो जब किसी चीज को प्लान किया जाएगा तो पब्लिक के क्या आएंगे, कुछ शिकायतें भी आएंगी। तो उन शिकायतों को कैसे दूर किया जाएगा, भ्रष्टाचार जो एक मेजर प्रॉब्लम रही है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसके लिए हम एक भारत में क्या लेके आए, लोकपाल। अब हमको ये समझना है कि लोकपाल की हिस्ट्री क्या रही है और लोकपाल कहां से प्रेरित होके बना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमको एक चीज ये समझना है कि लोकपाल बनाया क्यों गया। तो लोकपाल एक रेड्रेसल सिस्टम के लिए बनाया गया था, शिकायतों के निवारण हेतु। किसकी शिकायतों के? पब्लिक्स की, सिटीजन्स के। ठीक है, तो जब आप पब्लिक ग्रीवेंसेस की बात करते हैं तो उसकी रेड्रेसल के लिए क्या बनाया गया, लोकपाल। जब इसी चीज को इंटरनेशनली किया जाए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में लोगों को शिकायतें हैं, पूरे विश्व में सबको शिकायतें हैं। तो जब इसी चीज को इंटरनेशनली किया जाता है तो बोला जाता है ओम्बड्समैन। अगर आपको नहीं है, दिक्कत है, तो आप इस तरीके से तोड़ लीजिए, ओम्बड्समैन। ठीक, अब ये वर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, पब्लिक ग्रीवेंसेस की सुनवाई करता है। जो लोगों की शिकायतें हैं ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। अब ये सबसे पहले जो है ये वर्ड स्टार्ट हुआ स्वीडन से। कहां से? स्वीडन से। और कब? 1809 में। ये क्वेश्चन सीधे पूछता है कि ये शब्द कहां से लिया गया, तो ये शब्द लिया गया स्वीडन में 1809 से, और इसी का नाम हमने बदल के क्या कर दिया, लोकपाल। अब देखिए, जैसे द्वारपाल होता है उसी तरीके से ये लोकपाल, संधि विच्छेद कर लीजिए इसका भी, तो इसमें क्या हुआ, लोगों की रक्षा करने वाला। जैसे द्वारपाल क्या होता है, द्वार की रक्षा करता है, तो लोगों की रक्षा आप कैसे करेंगे, उनकी शिकायतों को दूर करके। तो जब आप उनकी शिकायतों की दूर करने की बात करते हैं तो ये, अब एक चीज आप लोग देखे होंगे, अन्ना हजारे का नाम आप लोग लगभग सब लोग सुने होंगे, वो इसी की मांग कर रहे थे कि एक लोकपाल हो और एक लोकायुक्त कार्यालय हो। तो जो आप आज की जो है एक उभरती हुई पार्टी भी है, आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, वो क्या है, वो पहले इसी की मांग के लिए आए थे। पहले वो क्या थे, क्रांतिकारी। अब पार्टी में है, अब उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हाईलाइट कहां से हुए थे, इसी की मांग को लेके। ठीक, तो ये बॉडी कैसी होनी चाहिए कि ये सबके लोगों को शिकायतों को दूर करे, तो इसके लिए इसको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ये कैसी बॉडी है, ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीधे क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि ये कैसी बॉडी है, तो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, अब हमको ये समझना है कि लोकपाल नाम दिया किसने, भारत में लोकपाल नाम दिया एलन सिंघवी ने 1963 में। अब ये बताइए कि एलन सिंघवी का नाम और आप कहां सुने हैं, अस्थायी स्वशासन में सुने हैं, पंचायती राज में सुने हैं, तो वही सेम एलन सिंघवी है, इन्होंने 1963 में लोकपाल नाम दिया और इसको हमने अडॉप्ट किया। फर्स्ट एआरसी, देखिए एआरसी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बनाई जाती है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए प्रशासनिक सुधार। ठीक है, अब प्रशासनिक सुधार क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रशासन में आप देखते हैं गड़बड़ियां होती हैं, तो प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट है, उसको फर्स्ट एआरसी, जब आप मेंस में लिखते हैं तो आप कोट करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि करप्शन को कैसे दूर करेंगे। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ये चीज बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे शिकायतों के निवारण वाला। ये बात कहाँ कही है, आप अपने मन से तो कहेंगे नहीं, तो आप उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि ये फर्स्ट एआरसी में कहा गया है। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट एआरसी की बात आती है उसके चेयरमैन की बात आ जाती है। उसके चेयरमैन कौन थे, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई फर्स्ट एआरसी के चेयरमैन भी थे। इससे आपको एक चीज, अब देखिए आपको ये समझना है कि ये बॉडी कितने मेंबर है। तो ये जो है 8 मेंबर बॉडी है। कितने मेंबर? 8 मेंबर। अब इसका लिखा हुआ कैसे, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपसे पूछ दे कि ये कितने सदस्यीय पैनल है, या आपसे ये पूछ दे, ये देखिए इसमें कहा गया है कि एक चेयरपर्सन होगा। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है लोकपाल के लिए, एक इसका अध्यक्ष होगा और 8 से ज्यादा उसके मेंबर नहीं होंगे, मतलब 9 नहीं हो सकते। यानी अभी भी कितनी ये मेंबर बॉडी है, 8। अब इसमें भी प्रावधान है कि 4 न्यायिक होंगे, जुडिशियल होंगे, और 4 जो है गैर न्यायिक होंगे, नॉन जुडिशियल होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना रहे कि सिर्फ जुडिशरी ही रहे। जुडिशरी का मतलब कि लीगलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। देखिए हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टफ होने का कारण क्या है,
आपको पढ़ाना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन कराना पड़ता है। उसका रीजन क्या है? उसको लिखने वाले जो थे वो मैक्सिमम लॉयर थे और उनकी लैंग्वेज कैसी है? टिपिकल है, जो आसानी से समझ में ना आए। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी। या टीचर्स की जरूरत क्यों पड़ी, या इंटरप्रिटेशन कोड क्यों करता है? क्योंकि वो लैंग्वेज क्या है? फसी लैंग्वेज है, एक टिपिकल लैंग्वेज है, जिससे क्या करना है? हमको इंटरप्रिटेट करना है। इस चीज से बचने के लिए यहाँ प्रावधान क्या किया गया कि 4 जुडिशियल रहेंगे और 4 नॉन जुडिशियल रहेंगे। और इन सब की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो अपॉइंटमेंट एक कमिटी के द्वारा होगी। लोकपाल की अपॉइंटमेंट और उसके सदस्यों की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एक कमेटी के द्वारा। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? चेयरमैन रहेंगे पीएम। अगर मैं कहूं कि अभी अगर किसी को चुनना हो लोकायुक्त, लोकपाल, तो कौन चुनेंगे? प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिएगा, वो चुनेंगे, या आप सीधे पद की प्रधानमंत्री चुनेंगे? और प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री के साथ साथ 4 मेंबर बॉडी होगी। अब यहां पे ये ध्यान दीजिए कि लोकपाल चुनने के लिए भी कितने लोग हो गए? 5 लोग। एक प्रधानमंत्री खुद चेयरमैन, दूसरा प्रेसिडेंट जिसको सलाह दे, मतलब प्रेसिडेंट की नजर में कोई ऐसा आदमी हो जो क्या जानता हो, लॉ जानता हो, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे, उसको कहेंगे कि आप बताइए, एक आदमी। ठीक। सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश कहें कि हम बिजी हैं, कोई और सीनियर जज ले लीजिए। ठीक, वो। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा के विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी कोई विपक्ष का नेता होगा लोकसभा का, वो भी रहेगा कि विपक्ष की बात भी सुनी जाए। तो हमको चुनना 8 लोगों को है, और चुनेंगे कौन? ये 5 लोग मिलकर। ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट एक नाम नामित करेंगे कि ये हमारी तरफ से रहेंगे, इसमें प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं। पहली चीज बात समझ जाएगी, क्योंकि इसकी चेयरपर्सन कौन है? पीएम है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर इस मेंबर होते तो इसके चेयरपर्सन भी वही होते। तो प्रेसिडेंट यहां मैंने लिखा है, इस वजह से लिखा है कि आपको समझाने के लिए कि प्रेसिडेंट एक नाम नामित करेंगे, वो आदमी इसका मेंबर रहेगा। यहां प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, लेकिन सीजीआई रह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह सकते हैं, या वो किसी को नामित करें, और वो भी क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक, ये चीज। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, कि लोकपाल आया क्यों? शिकायतों को दूर करने के लिए। इसकी मांग कहां हुई? फर्स्ट एआरसी में मोरारजी देसाई ने भी कहा था कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? एक सिस्टम होना चाहिए। एलएम सिंघवी ने इसका नाम दिया लोकपाल, और ये प्रेरित है स्वीडन से। और ये कितने मेंबर बॉडी है? 8, जिसमें एक चेयरपर्सन और 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और पहले लोकपाल का नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये लिख लीजिए, पिनाकी चंद्र घोष। अब देखिए 2014 में जो है ये पास हुआ था, 1 जनवरी 2014 से ये साइन होकर लागू हुआ। ठीक। अब हमको समझने वाली बात यह है कि जब आप लोकपाल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी सैलरीज क्या होगी, और आपका टेन्योर क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बराबर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बराबर। ठीक। आपकी उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जितनी एक सुप्रीम कोर्ट जज की होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब योग्यता आपकी इतनी है तो आपकी सैलरी और अलाउंसेस भी कितनी होगी? अपनी योग्यता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब बात आ रही है तो आप कमेंट में ये पोस्ट करिएगा, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ाया था कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे। ठीक। उसके बाद इनका टेन्योर है 5 साल या 70 साल, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक। यानी मान लीजिए कि आप लोकायुक्त हुए, आप लोकपाल हुए 2020 में। ठीक। और आपकी एज कितनी है? 62। तो आप 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे 2025 में। आपकी एज कितनी रहेगी उस समय? 67। या मान लीजिए आप 2020 में एज है आपकी 68, तो आप 70 साल में रिटायर हो जाएंगे, यानी 2 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे। तो जो पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। इसी के साथ हमारा लोकपाल का जो है इस स्लाइड के बाहर नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है
कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो मेनली पार्टी सिस्टम से बिलोंग करती है। कि आप देखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आपको पार्टी बनाने का अधिकार है और आप पार्टी के चुनाव चिन्ह से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या आप ऐसे भी लड़ते हैं तो आपको क्या होता है, एक चुनाव चिन्ह मिलता है। तो मैक्सिमम अगर आप चुनाव की बात करें तो लोग क्या होती है, एक पार्टी होती है और पार्टी की क्या होती है, एक विचारधारा होती है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा पे क्या होता है, चुनाव लड़ा जाता है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी चीज ये है कि डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन, देखिए इलेक्शन लोकतंत्र नहीं है, इस बात को समझिए। लोकतंत्र को स्थापित करने का एक जरिया है, कई सारे जरिया, उनमें से एक जरिया क्या है, मतदान। अब देखिए मतदान में एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, मतों का दान होता है। मत का मतलब क्या होता है, आपका कोई ओपिनियन, आप किसी क्या करते हैं, विचार से, आप अपने विचारों का दान, जो आपके विचार जिस पार्टी के विचार से मिलते हैं वो क्या होगा, वही आपको, आप उसी पार्टी को या उसी कैंडिडेट को आप वोट देते हैं। ठीक, तो अब आपको समझने वाली बात यह है कि क्या एक्चुअली में आप अपने ओपिनियंस का वोट देते हैं या अपने कास्ट, रिलीजन या कहिए कि रेजिडेंस, क्षेत्रवादी, इन सब चीजों पे वोट देते हैं, या आप जेंडर बायस्ड होकर वोट देते हैं। ये सारी चीजें आप अपने से सोचिएगा कि एक्चुअली में क्या आप अपना मतदान करते हैं या सिर्फ भ्रांतियों में रहते हैं। तो इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी क्यों आई, क्योंकि भारत शुरू से जो है लोकतांत्रिक जब बनना चाह रहा था आजादी की लड़ाई के समय से, उससे पहले में भी क्या था, विचारों में मतभेद था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ओपिनियन में डिफरेंस है लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। मनभेद का ये मतलब होता है कि आपका उस पर्टिकुलर चीज से क्या है, एकदम 36 का आंकड़ा है, और मतभेद का क्या मतलब होता है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लेकिन आपका ध्येय क्या है, एक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एग्जांपल देता हूं, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। अब इन दोनों लोग के विचारों में क्या है, मतभेद है। दोनों लोग एक तरीके से आजादी नहीं चाहते हैं, ये अहिंसा से चाहते हैं, ये फौज बना के चाहते हैं। ये क्या है, मतभेद है। लेकिन देखिए, इनको राष्ट्रपिता इन्होंने कहा और इनको देश का पहला सिपाही इन्होंने कहा, ठीक, नेताजी की उपाधि। अब वही चीज है। तो आप देखिए कि मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये होना चाहिए, लेकिन इन दोनों लोग का एम क्या था, दोनों लोग का एम सेम था कि इंडिया क्या बने, मजबूत बने, आजाद बने। ठीक, वही चीज है कि आप मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में आपका भी ये होना चाहिए कि हमको इंडिया को स्ट्रेंथन करना है। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन इस विचारधारा के साथ वोट मत दीजिए कि हम जो है किसी को कमजोर करने के लिए या किसी को बढ़ावा देने के लिए। नहीं, आपका मेन एम क्या होना चाहिए, भारतीय होने के नाते आपका एम होना चाहिए कि जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। ठीक, आप अपने हिसाब से, मैं मेरा कुछ अलग, मेरा मतभेद जो है मत अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से वोट दीजिए। वही चीज है, इन्फ्लुएंस किसी से मत होइए। आपके पास भी तो अपना दिमाग है, उससे अपने रीजन से चाहे जिसको वोट दीजिए। आप देखिए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ये कहां से निकल के आती है, दिया हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में कैसा एक्सप्रेशन, अपना भी और दूसरों का भी। तो पार्टी क्या करती है, अपने पार्टी के लोगों का ही तो करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व ही तो पार्टी करती है। तो एक्सप्रेशन ये कहां से निकल के आया, अंडर आर्टिकल 19 से, यहीं से निकल के आता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी। क्यों, क्योंकि सबके विचार क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कैसा होना चाहिए, अगर मैं ये कहूं कि अगर ये वन पार्टी डेमोक्रेसी हो, फिर वो कोई लोकतंत्र रह गया। चाइना की तरफ सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि चुनने की आजादी नहीं है, मान लीजिए जैसे कि यहां 8 पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज में 8 पार्टियां हैं, आपको इन 8 में चुनना है, तो आपके पास 8 ऑप्शंस हैं। उसके अलावा भी चुनाव लोग लड़ते हैं, हाँ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, आईएनसी और बीजेपी, जो 2 भारत की प्रमुख पार्टियां हैं, उनका नाम ले रहा हूं मैं, कोई पार्टी मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, 2 पार्टियां प्रमुख रही हैं, तो इनमें से चुनना है। तो फिर आजादी कहां रही, या तो ये चुनूं या तो ये चुनूं, या उस भी हटा दीजिए, कोई एक ही पार्टी रखिए, सिंगल पार्टी। तो मैं आपके विचार से सहमत रहूं या ना रहूं, मैं चुनूंगा तो आपको ही, तो कोई मतलब रहा उसका। इसी वजह से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए
मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो है बहुत जरूरी है। अब हमको इसमें पढ़ना है कि दो तरीके की पार्टीज है, एक नेशनल पार्टीज और एक स्टेट लेवल पार्टीज। क्वेश्चन जो पूछता है वो स्टेट लेवल नहीं, नेशनल पार्टीज पे पूछता है। पहले तो ये पूछ लेता है कि नेशनल पार्टीज कितनी है, वो है 8। कौन कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सब लोग जानते हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अभी की जो गवर्नमेंट भी है। दूसरी बसपा, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, अभी कौन लीड कर रही है? सुश्री मायावती जी, ठीक। उसके बाद सीपीआईएम, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब देखिए दो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, इसको कहते हैं सीपीआई, और एक सीपीआई, दोनों कम्युनिज्म है। जब आप गांधी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उनका भी जो है समाजवाद है, और ये भी कम्युनिज्म जो है स्थापित होता है समाजवाद पे, लेकिन इनकी विचारधारा मार्क्सिस्ट से मिलती है, इसलिए ये मार्क्स लिखे हैं, अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, और ये सिर्फ कम्युनिज्म पे है, ठीक। तो दो पार्टियां, आप एक पार्टी याद कीजिए, उसमें मार्क्स जोड़ दीजिए, दो पार्टीज आपकी हो गई। उसके बाद आ जाइए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, जो अभी महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी है। उसके बाद आ जाइए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी से याद रखिएगा। और सबसे नई पार्टी में ये पूछे अगर तो ये है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, इसको आप एनपीपी भी कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इन दो पार्टियों का थोड़ा सा इतिहास भी आपको समझना है। क्यों? क्योंकि पूछता है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये पार्टी बनी 1885 में, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ठीक। ये चीज आप ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये करंट गवर्नमेंट है और अभी की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इनसे ये जो है सबसे पहले था जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चलाते थे, उसकी सक्सेसर रूप में पार्टी बनी। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि आपने एक गुट बनाया, ठीक, एक संघ बनाया, संघ को बाद में क्या किया, पार्टी में बदल दिया। तो जनसंघ के जो मुखिया थे वो पहले मुखिया थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद जो है 1980s के दौर में भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी रजिस्टर्ड हुई। कि कब? सन 1980 में। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी इन्हीं की गवर्नमेंट है, ठीक। और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। अब ये चीज आपको याद रखिए। अब समझने वाली बात यह है जो हम पढ़ेंगे कि कब आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा, कौन वो दर्जा देगा, और क्या क्राइटेरिया होंगी जिसके पूरा करने पे आप नेशनल पार्टी बनेंगे। अब देखिए हमको समझना क्या है कि राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल जो है, ये दोनों कितनी आप शर्तें पूरी करेंगे तो आपको जो है ये राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा और राज्य स्तरीय दल का। देखिए इसके कुछ फायदे हैं। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो है आपको ये मिलता है, ठीक। और इसके फायदे क्या होते हैं? आप चुनाव में टीवी पे प्रचार कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के कुछ फायदे दिए जाते हैं। आपके चुनाव चिन्ह से कोई और नहीं लड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आईएनसी का क्या है, पंजा है, और पंजे पे क्या किया गया कि कोई और भी चाहता है कि पंजे से लड़े हम, तो वो ये प्रेफरेंस कहा जाएगा कि नहीं आप नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये एक राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह है। इसी तरीके से क्या है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, सीपीआई का, सीपीआईएम का, ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि भारत में चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, तब आप समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स में मत समझिए आप, 100 वोट समझिए। 100 वोट है एक सीट के लिए, 100 वोट है, एक सीट है और क्या है 100 वोट है। उसमें क्या होता है कि 1, 2, 3 और 4 पार्टीज हैं। मैं मान लेता हूं 4 पार्टियां हैं। पहली पार्टी को जो है वोट मिला 25%, सॉरी 20 रखिए, 20%, दूसरे को 21% और तीसरे को क्या मिला 22%, और चौथे को मिला कितना, चौथे को दे दीजिए आप 18%, सॉरी 18 भी मत करिए, 10% करिए, 10%। अब ये क्या है, जो ये वोट मिले हैं वो कैसे वोट मिले हैं, वैलिड हैं, वैध हैं, और बाकी का जो परसेंट बच गया वो क्या है, वो खराब हो गया, इनवैलिड वोट्स हैं, ठीक। तो आपको ये जो 6%, 3% यहां बोर्ड पे दिख रहा है वो सारी क्या है, वैलिड वोट्स का है। अब देखिए इसमें जीतेगा कौन, तीसरा वाला, ये थर्ड पार्टी जिसकी भी होगी वो जीत जाएगी ना। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या ये सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नहीं। किसका कर रहे हैं, सिर्फ 22% लोगों का। हाँ, जीतने के बाद जब सरकार बनाएंगे तो वो 100% का करेंगे, वो डिफरेंट चीज है। अगर मैं जीत की बात करूं
तो आपने क्या किया, आपने एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अब क्या हो गए, आप जीत गए। लेकिन क्या ये दोनों आपसे बहुत ज्यादा कम हैं? नहीं कम है। तो यही बात समझने वाली है कि यहां पे जब बात चलेगी तो वो किस तरीके से ये चीजें होंगी, कि आपने यहां कह दिया कि 8% ऑफ वैलिड वोट आप अगर आप लोकसभा में और लोकसभा में पाए हैं और स्टेट असेंबली में पाए हैं तो आप क्या हुए, राज्य स्तरीय पार्टी हो गए। तो समझ रहे, 8% वोट बहुत होता है, आपने बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व किया। भले आप जीते नहीं, एक भी सीट नहीं जीत पाए, क्यों? क्योंकि आप 21% वोट पाए थे, लेकिन कोई आपसे बस थोड़ा सा आगे जाके 22 पा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी जो है पहचान में नहीं है। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझ गए जब आप, तो आपको ये समझना है कि कौन सी 3 शर्तें आप पूरी करते हैं अगर आज आप पार्टी बनाते हैं प्रेरित होके। कौन सी ऐसी 3 शर्तें हैं जो पूरी करेंगे तो आप नेशनल पार्टी बनेंगे। तो पहली शर्त यह है कि खूब झूठ बोलिएगा, वो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सबसे पहली शर्त जो है, जितना झूठ बोलेंगे उतनी जल्दी पार्टी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। पहले खूब झूठ बोलना है। इसमें 1 आउट ऑफ 3 में जो है करना है। देखिए इसमें यह है कि लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ, मतलब पार्टी का दर्जा आपको कब मिलेगा, लोकसभा का चुनाव होगा तभी, उसमें आप कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, आप 2800 राज्यों में जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको 3 राज्यों से मिलाकर कितने % वोट चाहिए, 2% सीटें चाहिए आपको। 2% सीटें कितनी हुई बताइए, 543 का आप कैलकुलेशन करके बताइएगा आराम से। 543 सीटें हैं ना इस समय लोकसभा में, तो कम से कम आपको इसका 2% चाहिए। पहली शर्त ये हो गई। और हाँ, 1 आउट ऑफ 3 का मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी आप पूरा करिए, तीनों नहीं पूरा करना है, कोई एक भी पूरा कर लेंगे तो आपको राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा राष्ट्रीय दल का। दूसरा यह है कि आप 4 राज्यों में लोकसभा या राज्य चुनाव में 6% वैलिड वोट, कैसा, 6% वैलिड वोट, और उसके साथ कितना है, 4 सीट लोकसभा की। मतलब 4 राज्यों में आप 6% वोट भी पाए हैं और 4 सीट भी चाहिए आपको। यहां देखिए मैं ये कह रहा हूं, यहां पे क्या है, यहां एंड लगा है और नहीं लगा है, इसके साथ है ये 6% प्लस 4 सीट्स। जहां और लगता है इसका मतलब ये होता है कि या तो ये या तो ये, एंड लगता है मतलब वो दोनों एडिशनल हैं, साथ हैं, ठीक है। या दूसरी शर्त क्या है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में आप क्या हो, रीजनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी आप हो। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टेट पार्टी है, आप 4 राज्यों में स्टेट पार्टी हो गए, ठीक, तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो अब जब समझ में आ रहा है कि 4 राज्यों में स्टेट पार्टी हो जाए तो भी मिल जाएगा, और इधर वाला हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि नेता इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है कि 6% 2% वाला हिसाब किताब जाने। उनको समझ में आया कि अगर 4 राज्यों में जो है स्टेट पार्टी बन जाऊं तो काम हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि अब वहां बनने के लिए क्या है। तो स्टेट पार्टीज बनने के लिए आपको ये है कि आप क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में 6% वैलिड वोट और कम से कम 2 सीट, ठीक, कम से कम 2 सीट, या 3% ऑफ वैलिड वोट और 3 सीट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज ग्रेटर, ये याद रखिएगा, जो ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि 3% अगर ज्यादा है तो 3% माना जाएगा, अगर 3 सीट ज्यादा है तो 3 सीट माना जाएगा उस राज्य का। हाँ, एक कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको वोट मिला 2.51%, तो देखिए पार्टी वाले थे ना, नेता इसे देखिए, एक कहावत है, नेता लेता है देता नहीं है, सबसे बड़ी बात। नेता जो आप सोचते हैं कुछ नहीं, नेता लेता। तो इन्होंने अपने लिए बनाया है कि जो ये फ्रैक्शन माना जाएगा वो 2.51 को क्या माना जाएगा, 3। आप मैथ में पढ़ते हैं ना, डेसिमल जब आप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि 5 से अगर ज्यादा रहेगा तो किधर जाएगा, होल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो यहां भी वही सेम हिसाब किताब है, जहां ये 5 से ज्यादा हुआ ये होल नंबर में चेंज हो जाएगा, किसमें, 3 में, ये गिना जाएगा। जैसे अभी जब पार्टीज को दर्जा मिल रहा था तो एक आरटीआई पड़ी थी, उससे पता चला कि उन्होंने कहा कि अरे वोट तो जो है 2.72 है, आप कैसे दे दिए, आपने कहा था 3, तो कहा कि भाई पूरा पढ़ा करो, इसीलिए कम नहीं पढ़ा जाता है, पूरा आप अच्छे से जब करेंगे तो ये समझ में आएगा आपको, तो उसमें पहले से प्रावधान है कि 2.72 को होल माना जाएगा, और होल माना जाएगा तो ये तो सिंपल सा मैथ है ना डेसिमल में, कि इसका होल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, 5 से एक्स्ट्रा है तो। हाँ, लेकिन यहां नुकसान भी है, अगर 2.4 होता तो होल में 2, दोनों चीजें हैं। इसके बाद आप आ जाइए इस पे
6% ऑफ वैलिड वोट होना चाहिए। कहां पे? लोकसभा में। और क्या होनी चाहिए? एक लोकसभा सीट। ये है तो भी आप, या 1 आउट ऑफ 25 सीट। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके राज्य में 80 सीटें हैं, आप यूपी में रहते हैं, 80 सीटें हैं, ठीक, तो हर 25 सीट पे आपको एक सीट जीतनी है। तो इसको राउंड फिगर कर दीजिए आप 75, तो मतलब आपको कितनी सीट जीतनी है? 3। अगर आप 3 सीट जीतते हैं तो भी आप राज्य स्तरीय पार्टी माने जाएंगे, ठीक। अब अगला आ जाइए, 8% ऑफ वैलिड वोट स्टेट का या लोकसभा का, दोनों में से कोई भी। अगर आपको राज्य स्तरीय पार्टी बनना है तो आप लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक, उसमें 8% वैलिड वोट ले आइए, भले आप एक भी सीट मत जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस राज्य का चुनाव हो रहा है, आप वहां भी 8% ऑफ वैलिड वोट ले आइए, जीतिए या मत जीतिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हमारे जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, लोकपाल, ये खत्म हो गए। अब हम देखेंगे अगली क्लासेस में क्या, मेन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, संविधान संशोधन है उनको, और मेन आर्टिकल्स को, वो सारा हम क्या करेंगे, एक क्लास में रिवीजन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आर्टिकल से, और आप पीछे के क्लास के भूल भी चुके होंगे, तो वो एक बार रिवाइज करके आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।